सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। शुजात जी, पीढ़ियों से चल रहा है आपके यहाँ पर संगीत। जी। आपकी ज़िंदगी में इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने कहा पीढ़ियों से चल रहा है तो ऑटोमैटिकली दैट मीन पिताजी, दादाजी सब लोग यही काम कर रहे थे। जी। तो ऐसे घरों में जब इंसान बड़े होते हैं तो आस-पास संगीत ही होता है और वो सबसे एक नेचुरल चीज़ हो जाता है इंसान को। जैसे कि आप क्रिकेटर के घर में बड़े हुए तो हर वक़्त वो पैड्स और क्रिकेट और बैट और वही ज़िक्र वही सब चलता रहता है। जी। तो इट्स वेरी नेचुरल जिस जिस तरह छोटा-सा सितार रख दिया खिलौनों के साथ और उसको बजाने का शुरू किया तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी करने लगे, थोड़ा-सा प्रोग्राम भी करने लगे। तो बाद में जाके पता लगा कि इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ऐसा क्यों? पड़ेगा क्योंकि मैं 7वीं पीढ़ी का था और दुनिया भर की सिर्फ़ मेरे बाप की नहीं मगर सात दुनिया भर की निगाहें बड़ी टिकी हुई थी कि इतना 7वीं पीढ़ी एक ही सितार बजाते हुए ये नॉर्मल होता नहीं है। हुँ, तो आशाएँ सबकी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हुँ। पहले एक एक टाइम आया मेरे अंदर एक बगावत का कि जी मुझे ज़रूरी नहीं है ये करना जी। और मैं इसी तरह जीता हूँ जो मेरा बेटा है उसको मैं फोर्स नहीं करता कि आपको यही करना है या बेटी को। तो वो भी वक्त आया कि मैं नहीं करूँगा कुछ और करूँगा मगर कुछ और इधर उधर कुछ करने हाथ पैर मार के थोड़ा वक्त ख़राब किया मगर पता लगा मुझे कि हम पैदा हुआ हूँ सितार बजाने के लिए तो वाई शुड आई हुँ, नॉट अंडरस्टैंड दैट। एक्टर बनना या क्रिकेटर बनना मेरे मेरे बस का नहीं है। जी, तो वो ख़्याल आया और उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है वो लेके आगे बढ़े। तो जी, तो वो चॉइस एक टाइम पे लेना पड़ता है इंसान को। जी। जब आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में वो दौर आया कि आपने बगावत की, कौन से कारण थे जिन्होंने आपको बगावत करने पर मजबूर किया? क्या इंटरेस्ट था आपको जिसकी वज़ह से आपको लगा कि सितार सेकेंडरी है लाइफ़ में, वो प्राइमरी रखना चाहिए? देखिए मेरे वालिद साहब बहुत दिग्गज और बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं जी। और उनके छत्र छाया के नीचे जीना बहुत मुश्किल होता है। एक आप पनप नहीं सकते जैसे पेड़ के नीचे घास कभी उगती नहीं है, जी। धूप नहीं मिलती ना उसे। तो ये बड़ा क्लियर हो गया था कि हम ज़िंदगी भर बस उनका बेटा ही कहलाता रहूँगा। दूसरी चीज़ मेरे पिताजी और मेरे बीच में टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं हर चीज़ को हाँ हाँ करता रहता और मानता था मगर बाप बेटे का रिलेशनशिप जैसे उतार चढ़ाव चलता रहता है। एक टाइम आया जब आई वॉन्टेड टू बी माई ओन मैन। मैं अपने डिसीशंस खुद लेना चाहता था अपनी चीज़। तो उस वक्त हमारे बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स भी होते थे तो मैं घर से चले जाया करता था। अच्छा। जी कि भाई ठीक है मैं अपना कुछ बंदोबस्त खुद कर लेता हूँ कहीं अच्छा। जाऊँगा कुछ करूँगा। हुँ, तो ये कोई नायाब बात नहीं है बीच बीच में होती रहती है हुँ, और बाप और बेटे में एक एक टाइम पे आके एक कॉन्फ्रंटेशन ज़िंदगी में होती है एक हुँ, नॉर्मल चीज़ है। हम लोग की फैमिलीज़ में जब ये होती हैं तो वो छुपी नहीं रहती क्योंकि एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ हैपनिंग हुँ, और दूसरी फैमिली छुपी रहती तो उन उतार चढ़ाव चलते रहे मगर ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मेरे टीचर ही रहे गुरु ही रहे फादर ही रहे साथ में ज़िंदगी हमने बहुत काम किया गाना बजाना किया मगर थोड़ा सा वक्त था कि मैं घर छोड़ कर निकल गया कि भाई मैं कुछ अपना ही बंदोबस्त करता हुँ। हूँ जी। तो उस समय किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ करता था आपको? देखिए म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट था। पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ कर लेता था। वो अमेरिका में चलो था वो फ्रूट पिकिंग करके कमा लिया गया। अलास्का में वो फिशिंग बोट्स होते हैं उसमें आप जाइए तो दिन दिन रात रात काम करिए बड़ी तकलीफ बदबूदार होती है मगर पैसे बहुत मिलते हैं। हुँ, कुछ अलग अलग जैज़ बैंड्स के साथ काम किया। हुँ, ट्रैवल बहुत किया मैंने क्योंकि वो मेरा एन्जॉयमेंट था। बम्बई आया बैकग्राउंड म्यूज़िक फ़िल्मों में बहुत साल बजाए। हुँ, बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी उस वक्त की कल्याण जी आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर डी बर्मन इन सब बस बड़ा बड़ा प्यार उन्होंने हमको दिया। तो इस किस्म की ज़िंदगी कुछ 5-6 साल निकाली वो डिस्कोटेक में चले गए किसी के साथ कहीं घूमने निकल गए तो एक होता है एक जी, हर जवान वो इंसान ऐज का। का जो बिल्कुल दौर था। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। सर, आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जन्म हुआ है कोलकाता में। जी। तो कोलकाता से दिल्ली का ये सफ़र कैसे तय हुआ? अ, कलकत्ते में कि मेरे माँ कलकत्ते की हैं ब्राह्मण हैं। पूरी फैमिली कलकत्ते के हैं और मेरे वालिद साहब भी उस वक्त कलकत्ते में ही उनका बड़ा घर हुआ करता था उस ज़माने में।
जो भी बड़े म्यूजिकल फैमिलीज थे सबका कलकत्ते में घर होता था, दैट वाज द सेंटर ऑफ कल्चर। जी। उधर ही बहुत गाना बजाना हुआ करता था, तो सब लोग के पास, तो मेरे दादा का घर उधर ही था। हुँ। मेरे वालिद साहब फिर बम्बई काफ़ी दिन रहने लगे। हुँ, हुँ। तो जब उनकी शादी हुई तो वो बम्बई रहते थे। आई वाज बोर्न इन कलकत्ता, क्योंकि उन लोग बम्बई से कलकत्ते आए थे डिलीवरी के लिए। ओह! उसके 6-8 दिन बाद फिर वापस मैं बम्बई चला गया। ओके। 6 साल बम्बई में रहा, अपने किंडरगार्टन ख़त्म करके पढ़ाई के लिए मैं शिमला चला गया था। तो शिमला में पढ़ा हूँ। उधर से फिर 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ के आया। कॉलेज कभी गया नहीं, वो तब तक ऑलरेडी काम शुरू हो गया था। हुँ। फिर बम्बई चला गया और यही यही दौर से अपना कमा लिए, कहीं से कभी यहाँ से कमा लिए, कभी फिल्मों से कमा लिए। फिर 24-25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। हुँ। फिर ये सोचा कि शादी वाज़ अ लव मैरिज और एन अरेंज्ड मैरिज? well, she was how to put this? Parveen is a friend. I knew the families knew each other. ओके। तो मुलाकात काफ़ी होती रहती थी। हुँ। तो it seemed as if we were growing close to each other, हुँ। towards each other. हुँ। फिर उस ज़माने में ये हम लोग के घरानों में ये सिस्टम नहीं था कि आप किसी को डेट पे ले जाओ या कहीं हुँ। अकेले जाओ। हुँ। मगर साथ में सब भाई, हम लोग सारे दोस्त सब साथ में रहते थे। हुँ, हुँ। और इट बिकेम फेयरली ऑब्वियस दैट वी लाइक्ड ईच अदर। हुँ। तो थोड़ा सा लव का वो हुँ। ड्रामा हो गया। जी। ऊपर से फिर फैमिलीज से जब बोला तो उन्होंने एक दूसरे को जो परंपरा के तरीके से हुँ। लड़की मांगना ये सब हो गया। जी। तो अरेंज्ड भी हो गया। जी। तो एवरीवन वाज हैप्पी।